हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुमाला पाले है और मैं प्रोलाइफ मिनिस्ट्री से हूँ। मैं आप लोगों का सबसे पहले तो हमारे इक्लेक्टोस के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यह हमारे इक्लेक्टोस का फर्स्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के हर एक एपिसोड में हम आप लोगों को ऐसी सच्ची घटनाओं से वाकिफ़ कराने वाले हैं जो हम सबकी सोच ही बदल देगा। क्योंकि यहाँ बात आती है जीवन की। इक्लेक्टोस का मतलब क्या होता है? चूजन बाय गॉड मीन्स प्रभु के द्वारा प्रभु के कार्यों को करने के लिए चुने गए लोग। इस प्रोग्राम में मेनली हम फोकस करेंगे अबॉर्शन के ऊपर। अबॉर्शन होता क्या है? अबॉर्शन मीन्स एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जीवन को गर्भ में ही समाप्त करना। इसके लिए कई प्रकार के मेडिसिन और सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं। अबॉर्शन की बात कब आती है? जब बात आती है लड़का या लड़की की, जब बात आती है जॉब, करियर और फ्यूचर की, जब बात आती है अनवांटेड प्रेगनेंसी की, जब बात आती है हमारे इसी समाज द्वारा हमें ठुकराए जाने की। अगर आज हम अपने समाज में देखें तो अबॉर्शन एक आम मुद्दा बन चुका है। अबॉर्शन को दिन ब दिन बढ़ावा मिलता जा रहा है। लेकिन हम आप लोगों को हमारे इस प्रोग्राम में कई ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनकी जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आई लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और अपनी उन कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। तो आइए मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ प्रणीता जी से, जो अपने जीवन की कुछ ऐसी ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। सबों को जय यीशु और थैंक यू श्रद्धा। तो मेरा नाम मिसेस प्रणीता पन्ना है। मेरी शादी मिस्टर परिमल बरला के साथ हुई। वो फिलहाल उड़ीसा पावर जनरेशन झारसुगुड़ा में पोस्टेड है और हमारा एक 1.5 साल का बेबी है। इससे पहले मैं कैनरा बैंक में ऑफिसर स्केल 1 पर पोस्टेड थी, लेकिन अपनी टफ प्रेगनेंसी की वजह से, अपने हेल्थ कंडीशन की वजह से मैंने उसको रिजाइन दे दिया। फिलहाल मैं अपने मम्मी पापा के साथ न्यू रायपुर में हूँ। पापा यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैं ट्राइबल वेलफेयर में और मम्मी हाउसवाइफ है। छोटा भाई है और ऐसी छोटी सी मेरी फैमिली है। सुंदर। तो मैम, सबसे पहले हम आपकी ग्रूमिंग के बारे से जानना चाहेंगे कि पहले कैसा था, आप कैसे विश्वास में आए और कैसा बैकग्राउंड रहा है फैमिली का? हाँ श्रद्धा, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रूमिंग कैसे हुई किसी की। क्योंकि अचानक से तो फेथ में कोई इतना बिल्डअप नहीं हो पाता है, इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, तो उसकी नींव जो है वो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ही रखते हैं। तो मैं एक सिंपल लेकिन स्ट्रांग कैथलिक फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी को हमने बचपन से ही बीमार देखा। अब इसे आप एक मतलब ब्लेसिंग के रूप में भी ले सकते हो, प्रॉब्लम के रूप में भी ले सकते हो, आप जिस भी रूप में लेना चाहो। लेकिन आज की डेट में हमको लगता है कि शायद उनके उस बीमारी की वजह से हम फेथ में इतना स्ट्रांग हो सके। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसा मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, मुझे, मेरे छोटे भाई को, कि क्योंकि वो बीमार रहती थी, बेड से ज्यादा उठ नहीं पाती थी, हमारे पीछे पीछे हर समय हमको फॉलो करना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों बच्चों को प्रभु के प्रेम में और भय में बांध दिया जाए। शायद इसी तरह से वो हम दोनों को इस दुनियाई माया मोह और इस दुनिया के पाप से बचा सकें। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए थे हमारे चाइल्डहुड में ही। उनमें से एक छोटा सा जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि सिंपली हम लोग छोटे थे, 3, 4, 5 साल। उस एज में फेथ के बारे में समझना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों समझाया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, बिल्कुल कुछ समझ में तो आना नहीं है। तो उन्होंने उसे हमारी आदत में डाल दिया। आदत में कैसे? कि अगर हमें संडे मास जाना है, मतलब जाना ही है। अगर हम किसी भी रीजन से अगर हम स्किप कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है या हमारा दूसरे दिन टेस्ट है या चाहे जो भी है, अगर हम स्किप कर रहे हैं तो उस दिन के लिए हमारी पनिशमेंट होती थी कि हमें ब्रेकफास्ट मिलना ही नहीं है। हम छोटे छोटे रहते थे, भूख लगनी है, वो नेक्स्ट संडे को याद रहता था कि अगर हम नहीं जाएंगे। 1-2 बार हमने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई किया, कि चलो ना यार क्या होता है, मम्मी लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, अब ये सोना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये हमेशा तो वो हमारे साथ रहती नहीं थी, तो हम भी थोड़ा दिखा देते थे कि हाँ ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उसका हम लोग को पनिशमेंट ऐसे ही मिलता था, वो नेक्स्ट टाइम से हमें याद पड़ जाता था कि जाना है, नहीं तो भी नाश्ता ही नहीं मिलेगा। तो हमें मन हो, हमें मन ना हो, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम जाते थे। और वो जाने का ऐसा हुआ
कि वो हमारी आदत में पड़ गया, और वो आदत ऐसी है कि वो आज तक बनी हुई है। लेकिन हाँ, अब हम उसका मीनिंग को समझ पाते हैं कि जाना क्यों जरूरी है, वहाँ क्या होता है, वहां पर प्रेयर में, घर के प्रेयर में क्या डिफरेंस होता है, वो अब हम समझने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। तो मम्मी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था। और हमारे यहाँ हमेशा संध्या वंदना होती थी। और जनरली ये वो टाइम रहता है जब लोग टीवी देखते हैं, लेकिन हमें वो नहीं देखकर हमें प्रेयर करना रहता था। और प्रेयर में भी एक सेक्शन रहता था जिसमें हमें थैंक्स गिविंग के लिए टाइम दिया जाता था। अब हम बच्चे, हमें समझ ही ना आए कि रोज दिन क्या क्या बोलना है। कल तो बोल दिए थे कि प्रभु आपने दिन भर खाने को दिया, हमें ठीक रखा, एक्सीडेंट से बचाया, हो गया। दूसरे दिन फिर वही रिपीट करना है, तीसरे दिन फिर वही रिपीट करना है। समझ ही नहीं आता था कि क्या क्या है। वो आज की डेट में समझ में आता है कि हम लोग का जो रोज दिन का जीवन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो आज का दिन देख रहे हैं, कितने सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, कितने सारों को आज खाने को नहीं मिला, कितने सारों के साथ आज कुछ मिसहैप हो गया। उस समय उतनी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्होंने हमें आदत जरूर डाल दी थी, जो आदत हमें हमेशा ही बनी रही। और फिर हर चीज में, कुछ भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो, तुम्हारे एग्जाम हो, कुछ भी हो, बीमारी हो, तो तुमको जीसस के पास जाना है, मदर मैरी के पास जाना है, तुमको प्रेयर करना है। तुम प्रेयर करोगे, वो तुमको मिलेगा। और वो उस समय हमें छोटे थे, विश्वास जैसी कोई चीज नहीं थी, पता ही नहीं था कि विश्वास क्या होता है। लेकिन हाँ, एक आदत और एक दिमाग में बैठ गया था कि हम जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे, और वो हमें मिल जाएगा। और ये बिलीफ, श्रद्धा इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वाकई में हमें मिलता था कि कुछ भी हो। इवन मेरी मम्मी इतनी बीमार थी, उनको 2 बार अंतमलन संस्कार के लिए उनको लिया गया था। तो हम लोग बहुत छोटे थे, क्लास थर्ड फोर्थ समथिंग में थे। तो पापा गांव ले जाते थे, तो मैं वही अपने भाई को बोलती थी कि सुन, मम्मी बोलती है कि प्रेयर करने से ना हो जाता है, तो चल हम प्रेयर करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, हे पिता हमारे 3 प्रणाम मरिया, खत्म हमारी प्रेयर, उतनी ही बस काफी। तो ऐसा हम प्रेयर करते थे रोज। मम्मी आ जाती थी। अब हमें लगा नहीं यार, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग प्रेयर है, और प्रेयर करना चाहिए, और वाकई में सब कुछ होता है। तो इस तरीके से ईश्वर के प्रति हमारा फेथ धीरे 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 पहले आदत पड़ी, उसके बाद फिर फेथ बिल्टअप हुआ। और पापा का ऐसा है कि ज्यादा रिलीजियस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, वो स्पिरिचुअल पर्सन है। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान दिया और हमें हमेशा सिखाया कि देखो, जो भी है, जो भी गरीब हो चाहे अनाथ हो, जो जो भी है, किसी भी कारण से अगर कोई कमजोर है, उन पर सबसे पहले तो उनके साथ कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि गॉड देख रहे हैं। मतलब उन्होंने हमें एक डरा के रखा कि जो गलत करोगे तो गॉड देख रहे हैं, और तुमको उसकी सजा मिलनी है। और दूसरी चीज उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया, वो था एक बच्चे और एक पिता के बीच में जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, उस चीज को मेंटेन करना। वो हमारे लिए आज तक कभी भी बिजी नहीं हुए। मुझे याद नहीं कि कभी हमने उनको फोन किया हो, अप्रोच किया हो, तो कभी उन्होंने हमारा फोन डिस्कनेक्ट किया हो या फिर अटेंड नहीं किया हो, आज तक नहीं हुआ है। वो हमेशा रहे हैं। हमेशा यही हमें सिखाया कि एक पिता और एक पति को एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसे बच्चे पैदा कर देने से कोई माता पिता नहीं हो जाते हैं। वो एक पदवी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हर पेरेंट को अपने मरने तक निभानी है। तो उनका ऐसा था कि जैसे शायद मैं सोचती हूँ कि जैसे वो 3 महीने में उन्होंने मेरे साथ जैसा बिहेव किया होगा, वो आज ही मेरे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। जब आज तक अगर वो एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर मुझे आज भी अगर वो आएंगे, मुझे अगर एक, अभी तो केला खाना मुझे अलाउड नहीं है मेरे डाइट की वजह से, तो मुझे वो छिल के देंगे। लीची रहेगा उसको भी छिल के देंगे, पपीता रहेगा तो काट के छिल के फिर प्लेट में सजा के देंगे। मतलब इस लेवल का वो मुझे, मतलब हमें सिर्फ प्यार वही दिखाए कि प्यार सिर्फ करना जरूरी नहीं है, सामने उसको शो करना जरूरी है, बच्चे को फील होना जरूरी है कि हाँ, आपके पापा आपके लिए हैं। बहुत बार हमसे गलतियां होती थी, मम्मी से गलतियां होती थी, लेकिन बाहर सोसाइटी में, अपनी फैमिली के बीच में, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। वो हमारे सामने ऐसे थे कि मैं हूँ, जब तक पिता है तब तक मेरी फैमिली को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। सबसे पहले उनको मुझसे
मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो हमको एक बहुत ही मतलब बहुत ही सेफ फील कराने के लिए या स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो उसको देखकर मतलब ये दोनों जो चीज़ें थी, ये मुझे अपने टाइम पर ज़रूर याद आई जब मैं प्रॉब्लम्स में आई, जब मैं मेरी प्रेगनेंसी हुई। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मेरे लिए किया गया था, वो अचानक से तो नहीं समझ में आता, लेकिन वो धीरे-धीरे मैंने इतने साल में देखा था कि एक माँ बनना, एक पिता बनना, पेरेंटहुड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बिना किसी एक्सपेक्टेशन के होनी चाहिए और जैसे उन्होंने किया है मेरे साथ, मुझे भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही करना है। तो जो भी ये फेथ की ग्रूमिंग थी या एक क्रिश्चियन लाइफस्टाइल को कैसे जीने का तरीका था, तो इस तरह से मेरे मम्मी-पापा ने मुझे और मेरे भाई को सिखाया। मैम आपको कब लगा कि आप अभी शादी के बाद कब आपको लगा कि आप बच्चे के लिए रेडी हैं, अभी कंसीव करने के लिए रेडी हैं? कब लगा? अ, मुझे तो हमेशा से ही यही लगता था कि इंसान शादी ही करता है फैमिली के लिए। तो मेरे लिए तो ये कांसेप्ट था ही नहीं कि शादी के बाद आपको कोई ऐसे वेट करने की ज़रूरत होनी चाहिए या होती है या उसको रोकने का कोई तरीका होना चाहिए। और जितने भी हम शादी के समय में जितने भी हम प्रॉमिसेस करते हैं या ओथ लेते हैं, जो भी है वो ओथ लेते हैं, तो उसमें तो हम बिल्कुल गॉड के सामने मानते हैं कि हाँ, आप जो भी हमें देंगे बेबी हम उसको स्वीकार करेंगे। तो मेरे लिए तो ये कांसेप्ट था ही नहीं कि मुझे कब प्लान करना है, मैं तो जब प्रभु दे दें तब के लिए मैं रेडी थी। बट मेरे साथ वही था कि मुझे 4 साल लग गए कंसीव करने में। अच्छा 4 साल लग गए। अच्छा मैम उस समय 4 साल लग गए, तो ऐसा क्या हो गया जो 4 शादी के समय तो हम लोग थोड़े दूर ही थे, हमारे बीच में साल लग गए मतलब कुछ दिक्कत डिस्टेंस का इश्यू था। मैं धमतरी में पोस्टेड थी, हस्बैंड झारसुगुड़ा में पोस्टेड थे। उसके बाद फिर मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, तो पहले जहाँ मैं 500 किलोमीटर्स दूर थी, वो ट्रांसफर के बाद मैं 800 किलोमीटर्स दूर हो गई। और बैंकिंग में हमें ऑफिसर्स को छुट्टी की काफी प्रॉब्लम होती थी, तो वो तो हुआ ही। उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर मेरा फिर एक प्रॉब्लम हुआ, गॉल ब्लैडर स्टोन का थोड़ा सीरियस हो गया था। तो उस समय फिर ऑपरेशन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब फैमिली मुझे चाहिए, इसी के लिए मैंने शादी की हुई है। कैरियर मैं कभी और किसी और फील्ड में भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि 2 साल तक अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करी थी और उन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिलेशनशिप पर। और मैं हमेशा से ही अपनी फैमिली, अपने जो भी है लाइफ को बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्लेसेड ही बनाना चाहती थी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बाकी जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। मैं घर में बैठ गई कि नहीं, अब हमें फैमिली के लिए तैयारी करनी है। लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था, कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम वही था कि कोई इशू ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर्स के पास, गायनिक के पास गई। उसके बाद फिर मैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास भी चली गई कि कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा। मतलब मैं किसके पास नहीं गई होंगी, गायनिक के से लेकर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से लेकर इवन मालिश कराने वाले हो, वैद्य हो, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हो रहा और किसी के पास कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था तो सॉल्यूशन भी कोई क्या दे देता। ये वाली इशू हो गई। फिर फाइनली जब हम 2 साल, 1 साल 1.5 साल साथ में रहे, उसके बाद फिर एक दिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन क्या बोल सकते हैं, जब फिर 1 महीने के बाद सोनोग्राफी कराया तो वो बेबी नहीं था, वो एक ब्लाइटेड ओवम था। फिर उसको, वो एक मेरी लाइफ का बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल वाला टाइम था। मतलब इतना इतना प्रेयर करने के बाद प्रभु बच्चे की जगह आपने मेरे को क्या दे दी। तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था। दो कोई प्रॉब्लम, उसके पीछे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, उस वो भी हमारे बस में नहीं है। अब उससे हम लोग जैसे तैसे उसको फिर निकाला गया।
उसके फिर 4 महीने के बाद मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। उसके बाद फिर ये जो अभी मेरा बेबी है ये मैंने कंसीव किया था। अच्छा जी मैम। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको जो अभी डिज़ीज़ है, हाँ, हाँ। तो अब आपको कब लगा कि ये कब डायग्नोज़ हुआ ये डिज़ीज़ एक्चुअली? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, मुझे तो आज की डेट में लगता है कि सब प्रभु की योजना ही रही होगी। ये जैसे डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि ये रेयर केस है और इसके साथ आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहती है और अगर पहले पता होने से आपको कोई कंटिन्यू इसे करने नहीं देते। ऐसा तो मुझे बोला जाता है और ऐसा है भी। वो अब मेरे लिए शायद एक ब्लेसिंग थी कि डायग्नोज़ नहीं हुआ। और जो आईजीए है, आईजीए नेफ्रोपैथी इसका एक वही है कि जब तक किडनी खराब ना हो जाए तब तक किसी को पता ही भी नहीं चलता, ऐसे कोई सिम्पटम्स हैं नहीं। जब मुझे तो बेबी की इतनी ज़्यादा चाहत थी, मुझे इतना ज़्यादा मन था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे और कुछ होश नहीं। मैं इतनी खुश क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था अपने गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद मैं खाना नहीं खा पाती थी, मुझे डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट भी सिर्फ़ दही-चावल से ही करा और कुछ नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ भी नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि कुछ डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे कोई गम ही नहीं था, मैं हमेशा हँसती-मुस्कुराती कि चलो प्रभु ने मेरी सुन ली और मुझे बेबी दे दिया। मैं इसी खुशी में ही पूरे 5 महीने निकाल दी। 2 मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बहुत बार चल नहीं पाती थी, मेरी नस शायद वो किडनी की वज़ह से उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था और काम करना वो 80% बंद कर भी दिया था और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इतना कुछ मेरे अंदर हो रहा है। मैं डेली सिर्फ़ थैंक्सगिविंग और मैं बस खुशी से अपना दिन निकाल ही रही थी, वेट कर रही थी कब मेरे 9 मंथ्स पूरे हो जाएँगे, मेरी डिलीवरी होगी, मेरा बेबी मैं देखूँगी। ऐसे ही चल रहा था, फिर 5th मंथ कंप्लीट हुआ, तो 6th के पहले घर आने के लिए बोल दिया गया कि चलो आ जाओ, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ दिखा देंगे। फिर मैं उसके बाद फिर मैं आ गई रायपुर, रायपुर आने के दूसरे ही दिन हम एम्स गए, वहाँ पर यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर तब पता चला कि मेरा बीपी काफ़ी हाई है, 150/100 चल रहा है। और प्रोटीन भी 3 प्लस था, तो फिर डॉक्टर्स ने तुरंत बोला नहीं ये प्रीक्लैम्सिया का केस है और रिस्क नहीं ले सकते, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और तुरंत एडमिट करना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सब ठीक था, मैं आराम से थी, कोई मेरे को इश्यू नहीं शायद मुझे एहसास ही नहीं हो पाया पूरे 5 महीने कि कुछ है या नहीं है, क्योंकि उसके पहले तक मेरे रेगुलर सारे टेस्ट हो रहे थे। तो एज़ सच कुछ भी नहीं निकला था कि मेरा कुछ यूरिया, यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन कुछ भी पोटेशियम किसी में कोई भी परेशानी नहीं थी, सब नॉर्मल रेशियो में चल रहे थे। अब अचानक से यहाँ बोला जाता है कि नहीं एडमिट होना है, ये है, वो है, तो हम लोग भी ऐसे ठीक है चलो प्रिकॉशन के लिए, अब डॉक्टर्स हैं, वो भी एम्स के हैं, तो चलो बिल्कुल टालना नहीं चाहिए, एडमिट हो जाते हैं। अब एडमिट हुए, दूसरे तीसरे दिन सारे टेस्ट वगैरह हो गए। अब एक सिंपल सा लगा कि चलो बहुत सारी लेडीज़ को होता है प्रेक्लेम्सिया तो ये वैसा ही है। प्रॉब्लम आने लगी कि क्रेटिनाइन लेवल मेरा हाई होते जा रहा था। तो ये 10 दिन तक कम से कम वहाँ थे, कुछ भी नहीं हुआ, फिर फाइनली ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने अचानक से बोला कि शायद टर्मिनेशन के लिए हमें ऑप्ट करना पड़ेगा। अब जब ये वर्ड मैंने सुना, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो फिर अचानक से फिर टर्मिनेशन का बोला गया और मुझे वाक़ई में कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं तो कुछ फ़ील कर ही नहीं रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम सीरियसली नहीं लग रहा था और मुझे लगा कि यार क्यों क्यों बोल रहे हैं मतलब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था यार ऐसे ही शायद गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं तो ऐसे ही बोल दिए फिर 1-2 दिन के बाद फिर वो ज़्यादा सीरियस होने लगा कि बीपी मेरी कम नहीं हो रही थी। मुझे आदत नहीं थी ऐसे रूम शेयर करने की, वहाँ सबके साथ मुझे रात भर नींद ना आए और फिर मुझे बताया कि मैंने पूछा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, हो क्या रहा है मेरे साथ? तो उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, आपका बेबी अंदर डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं जा रहे हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं
प्लेसेंटा रप्चर हो सकता है, ये हो सकता है, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ हो सकता है। इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना कुछ हो जाएगा। और एक नॉर्मल तरीके से मुझे बता दिया गया कि हाँ ऐसा ऐसा है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो और आपका किडनी मतलब खराब तो हो ही रहा है, लेकिन कितना परसेंट हो चुका है ये सब मुझे नहीं बताया जाता है, कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा अब चल रहा था और कंट्रोल में नहीं था। तो उस समय बहुत ज्यादा एक डिलेमा था, बहुत कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। और यही वो टाइम है जब मुझे पता चला कि शायद कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा टर्मिनेशन का बोल रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। बस मैं इतना था कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, कोई भी रिजल्ट हो, मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे यहाँ से निकालो। हस्बैंड परेशान कि यार डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, तुम्हारी जान को ऐसा है, प्रॉब्लम है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें मानना चाहिए। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं मान ही नहीं पा रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फील ही नहीं कर रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था बिल्कुल। मुझे तो ये था कि मैं मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग के रूप में ये बच्चा मिला है, तो मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और मैं ठीक हूँ और मैं कुछ नहीं कराने वाली। फाइनली मैंने रिक्वेस्ट बहुत दिन किया, 3-4 दिन बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे को जाने दो, ये सब मैं नहीं कराऊंगी। लास्ट में क्योंकि फिर मैं अड़ ही गई थी, मतलब एक तरीके से लड़ाई ही समझ लीजिए कि नहीं, मेरे को, मैं अपने रिस्क पे, मेरे को कुछ भी हो, तो मैं वहां से फाइनली, मतलब भागना ही बोल सकते हैं शायद, कि मैं वहां से बिल्कुल डिस्चार्ज होकर फिर मैं घर आ गई। तो वही। अ, आपके हस्बैंड और फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रही थी, एक हेल्थ इश्यू से गुजर रही हैं, और एक मेंटल स्ट्रेस भी था कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इसमें फैमिली और आपके हस्बैंड का क्या रिस्पॉन्स रहा इसको लेकर? हाँ, इस समय, अभी उस समय तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, और अभी और एक चीज थी मेरे में कि मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की रही हूँ, और बच्चे के लिए मैं जिद कुछ ज्यादा ही था। तो मतलब पता नहीं वो सही है नहीं है, वो तो मैं अपने को जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ये था कि ये मेरा बच्चा है और डिसीजन सिर्फ मेरा होगा, ये मेरी लाइफ, मेरा बच्चा, मैं किसी की सुनने को रेडी ही नहीं थी। मेरी मम्मी इतनी परेशान, इतनी टेंशन, मतलब मैं आज की डेट में उनकी टेंशन को समझ सकती हूँ। मुझे लग रहा था कि वो मेरी टेंशन नहीं समझ रही है, कि मेरा बच्चा है और ये नहीं समझ रही है, लेकिन मैं अब उनकी टेंशन को समझ सकती हूँ कि जो अपनी बेटी को प्रॉब्लम में देख रही थी, वो दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गई मेरे रिपोर्ट्स लेके। फिर वहां उन्होंने डिस्कस किया, तो वहां के डॉक्टर्स ने बोला कि वो भी यही बोले कि नहीं, एम्स के डॉक्टर सही बोल रहे हैं, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक केस हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इशू है। और मुझे कोई समझाने के लिए भी आता था तो मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती थी, मैं भगा देती थी, मैं लिटरली अपने पेरेंट्स को भगा देती थी कि मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को समझाने की तो कोशिश भी नहीं करना। मुझे लगता था कि कोई मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, मैं कैसे, ये लोग कैसे ऐसा बोल सकते हैं, और मैं कैसे ऐसा ऐसे मैं कर लूंगी। तो मतलब बहुत अजीब सा मेरा बिहेवियर हो चुका था, बहुत ही नेगेटिविटी बोल सकते हैं, या इरिटेटिंग बोल सकते हैं, या पता नहीं क्या था, टेंशन था, एंजाइटी थी, और ऊपर से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था, और बस ऐसे ही चल रहा था। मतलब सब मेरे लिए अच्छा ही चाह रहे थे, लेकिन मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि कोई मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, मेरी मान क्यों नहीं रहा है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा मुझे करने क्यों नहीं दे रहे, मुझे कंटिन्यू करना है, और सब मुझे ही क्यों समझा रहे हैं कि नहीं डॉक्टर्स की बात मानो। दो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और उनको भी, उनकी हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आया था कि प्रॉब्लम और इशू क्या है। तो हमें भी उतना ज्यादा क्लियर कट आइडिया नहीं था, बस मुझे इतना क्लियर था कि मैं टर्मिनेशन जैसी कोई चीज नहीं कराने वाली हूँ। फिर फाइनली सबका यही था कि माननी तो है नहीं इसको, तो चलो सपोर्ट में ही थे, साथ में ही थे सब। तो मैम, आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि
आप जान रही थी, राइट? इस डिसीज के बारे से जान रही थी, और आपको पता है इसके बारे से, इसका ट्रीटमेंट उतना सही नहीं है, यहाँ कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो कहीं आपको अपने लाइफ के लिए कुछ डर तो नहीं लगा? लगा होगा, कैसे नहीं लगा होगा? मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ के लिए और क्या सोच रही थी उस समय? उस समय श्रद्धा, अगर मैं सही बोलूं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे सिर्फ एक चीज था कि मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज मेरे दिमाग, मतलब मुझे टच तक नहीं कर पा रही थी। मैं रात के 11 बजे डिस्चार्ज ली, जैसे तैसे लड़ झगड़ के, बोलो रिक्वेस्ट करके, रो धो के, जो भी करके कि मेरे को जाना है। मैं घर आई हूँ, उसके कुल 1 हफ्ते के बाद मुझे फिर से सीवियर इन्फेक्शन हो गया। मैं फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में। वहां पर भी यही हो गया कि तुरंत करना पड़ेगा। अब मैं इतना तो श्योर थी, पता नहीं सही थी नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि 5th-6th मंथ के बेबी को यहाँ शायद ये लोग नहीं बचा पाएंगे। वो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग थी मुझे, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ भी प्रभु, कुछ भी, जब मेरे को मैं कंसीव कर दी, मुझे जब आपने दे दिया है, तो कम से कम 7 मंथ्स तक मुझे रखने की कृपा दे दीजिए। उसके बाद मैं, मतलब मैं पता नहीं अंदर से कहाँ से एक श्योरिटी थी, क्या थी वो तो मैं अभी भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि कहाँ से वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा था और क्या था कि 7 मंथ्स जैसे ही होंगे, मैं मम्मी को मैं बोली कि मेरे को घर लेके चलो, 7 मंथ्स जैसे ही होंगे मैं खुद चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। मैं खुद बोलूंगी कि चलो हो गया, अब मेरे बच्चे को आप लोग बचा सकते हो। और सही बोले तो उस समय आईजीए नेफ्रोपैथी है, ये हम में से किसी को भी नहीं पता था। आईजीए उस समय तक यही लग रहा था, इवन सभी को यही लग रहा था कि ये प्री एक्लेम्पशिया का केस है। जैसे ही बेबी बॉडी से बाहर आएगा, बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बच्चा सेफ रहेगा, मदर सेफ रहेगी। और अगर बच्चा नहीं भी सेफ रहा तो मदर नेक्स्ट टाइम कंसीव कर लेगी, या हम पहले से प्रिकॉशंस लेंगे, चाहे जो भी है। लेकिन उस समय तक आईजीए का कुछ ऐसा था नहीं। अब आईजीए के लिए बायोप्सी करनी जरूरी है, बायोप्सी के लिए पेट के बल लेटना है, और प्रेगनेंसी में ये तो मैं कर नहीं सकती, अलाउ तो रहता नहीं है कि मैं बायोप्सी करा लूं। तो एक यही था कि जितनी जल्दी हो सके बेबी को बॉडी से बाहर डिलीवर कराना है, और देखना है कि किडनी क्योंकि वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे मेरा टाइम आ रहा था, मतलब वेट बढ़ रहा था बेबी का, वैसे उसका डिसफंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो चुका था, मतलब 80% तो खराब हो ही चुका था। क्रिएटिनाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जीएफआर वैल्यू बहुत कम हो चुके थे, और उस समय तक कोई आइडिया नहीं था कि जीएफआर वैल्यू क्या है। और उस समय ज्यादा मैं जानना भी नहीं चाह रही थी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर हो। लेकिन मेरे बेबी होने तक का ये तो था कि चलो लाइफ के लिए प्रॉब्लम, वो सब बता ही दिए थे कि हाँ चलो प्रॉब्लम होगी या हो सकती है, किस लेवल तक हो सकती है वो भी बता दिए थे। लेकिन उस समय मेरे लिए मेरे बच्चे की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट और मेरे लिए कुछ भी नहीं था। और उस चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिया था। और डर तो था, ये नहीं बोलूंगी कि डर ही नहीं था, वो तो पॉसिबल नहीं है। डर डर बहुत था, डर था, इसलिए शायद बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था, अपने लिए भी डर था, बेबी के लिए भी डर था। लेकिन डर इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे निराश कर देता। उसके साथ फेथ भी था, प्रेयर्स भी थे। तो इन सब के साथ हम उस वहां तक अपने 7 मंथ तक जैसे तैसे पहुंच ही गए। कभी ऐसा छोटा-सा भी ख़्याल आया आपको कि मैं टर्मिनेट करा देती हूँ बेबी को, या तो अबॉर्शन करा लेती हूँ, ऐसा कुछ छोटा-सा भी ख़्याल? अभी तक हमने देखा कि प्रणीता जी के जीवन में कई प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ आईं। उनके सामने 2 रास्ते रखे गए हैं, जीवन और मृत्यु। तो देखते हैं वो किसे चुनती हैं, जीवन या मृत्यु। आगे क्या होता है, क्या प्रणीता जी अबॉर्शन कराएंगी? इसे जानने के लिए हमारे साथ एक्लेक्टोस के पार्ट 2 में बने रहिए।